दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं मेरा वही प्रोग्राम युद्ध के बाद की दुनिया। युद्ध के बाद की दुनिया में हमने एक सीरीज़ की शुरुआत की है। मैं यकीनी तौर पर आपको वो सब बताने की कोशिश करूँगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कुछ दुनिया में घटा और हम आज जहाँ तक आए हैं, जिस जगह पर हम आज आ पहुँचे हैं, वो जगह कहाँ है। यानी देखिए, बात आपको बता दूं कि हमने शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया में जो कुछ तय किया गया था उससे शुरुआत की थी। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब अब थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत दिन हो गए चालू हुए, इस वक्त उरूज पे है। थर्ड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है जो आप देख रहे हैं। सूरत हाल आज हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की दुनिया पर यकीनी तौर पर हम उस सीरीज़ को जारी रखेंगे और तमाम जो उसके पर्दे हैं वो खोल के रख देंगे। मगर आज भी ज़रूरी है कि आप ये समझें कि इस वक्त जो वो थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें क्या चल रहा है। बहुत टेंस स्थिति हो चुकी है। हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है। इस पर बहुत सारे अफसाने आप सुन रहे होंगे, बहुत सी कहानियाँ भी आप सुन रहे होंगे। यहाँ ये सब बातें समझने से पहले हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया ईरान के साथ कि एक ही साथ पाकिस्तान में हमले किए, मिसाइलों से कामयाब हमले थे, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहें या डायरेक्ट हमला, क्योंकि चलिए हम उस बहस में नहीं जाते। मगर इराक़ के अंदर जो हमला किया गया, इराक़ भी यूनाइटेड नेशन से गुहार लगा रहा है कि ये हमारी जो संप्रभुता है उस पर ईरान ने हमला किया है। यहाँ सीरिया पर भी हमले किए गए हैं और भयानक हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने अपनी ज़मीन से अपने मिसाइलों को उड़ाया और मोसाद के हेड क्वार्टर को और एक बहुत बड़े अधिकारी को, जिसे कह सकते हैं कि जिस तरह से जो अल-कसाम का जो चीफ था या डिप्टी चीफ था जिसको मारा इन्होंने लेबनान में, इजराइल के लिए वही अहमियत रखता था ये जिसको अपने हमले में ईरान ने मार के अपने बदले लेने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान ने भी धमकी दी है कि भाई इसके अंजाम कड़े हो सकते हैं, भुगतने पड़ सकते हैं। क्या ये मुस्लिम जगत अब आपस में लड़ने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी एक जो बिसात है वो किस तरह से बिछाई गई थी। यहाँ पर एक गुमान, एक भरम आप लोगों के बीच में पाला गया था जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कहानियों की बात की जा रही थी। दुनिया में जो पावर्स हैं वो आज भी बनी हुई हैं। ये मत भूलिएगा कि ईरान हो, हौतीस हो या फिर हमास हो, अल-कसाम हो या हिजबुल्लाह, ये तमाम ब्रिगेड जो आज लड़ रही हैं, ये तमाम की सूरत हाल जो है वो रशिया और चाइना ने प्लान की है, एक स्ट्रेटजी तैयार की और स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद इस वॉर को शुरू करवाया। यूक्रेन में जो सूरत हाल बनी थी, जहां लगातार अपने बर्तन बिक जाने के बावजूद यूरोप की दुनिया और अमेरिका के लोग उतारू थे इस बात पर कि रशिया को किसी न किसी तरीके से हम हरा देंगे और रशिया को यहाँ से मैदान से पीछे हटना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त पुतिन ने कल एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि अहमकाना हरकतें कर रहा है ज़ेलेंस्की। उसके पास एक मौका था कि वो जो है इस मौके से निकल जाता और युद्ध बातचीत के टेबल पे आ जाता और बातचीत के टेबल पे कुछ न कुछ बच सकता था। इस हरकत से कि जो मीटिंगें हुई या बात की गई इस वक्त भी कि भाई इस युद्ध को निपटाया जाए, तो यहाँ इससे निकलने का मतलब है कि आपने पूरा स्टेट खो दिया, यानी पूरा यूक्रेन अब आपके हाथ से जाएगा। यानी बहुत ठंडे अंदाज में पुतिन ने अपनी बात कही, इशारा दे दिया। उसने अभी तक पिछले 2 सालों के अंदर जो भी युद्ध को लेकर, प्लान को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर अपने मुंह से कहा वो ज़मीन पर नज़र आया। पश्चिमी जगत ने जो भी दावे किए, जो भी बातें की, कुछ भी नज़र नहीं आया, सब उसका उल्टा नज़र आया। दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ थोड़ी सी इस वक्त सूरत हाल जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की चल रही है, एक्सट्रीम पॉइंट पर थर्ड वर्ल्ड वॉर पहुँच चुका है, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता है
किसी भी सूरत में जो अपने कॉलोनियल इरा की मैं बात कर रहा था कि वो किसी तरह उसको फिर से जिंदा करे, लोगों के एग्रीमेंट्स ख़त्म करे और एक बार फिर अपनी संप्रभुता को वो वापस लेके आए, और जैसा वो उसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था वो फिर से उसी तरह की दुनिया को बहाल कर ले, इसके लिए उसने बहुत लंबे षड्यंत्र रचे थे। ये तमाम षड्यंत्र पुतिन को पता था, चाइना को भी पता था, उनके एक इसके एंटी प्लान चल रहा था। जब ये सब बातें हुआ करती थी मैं तो आपको कहता था कि ये प्लान है, ये ऐसा प्लान इसका है, वैसा प्लान उसका है, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। तो प्लान आपको बताता आया था, प्लान भी इन्होंने एग्जीक्यूट किए, और ऐसा कुछ होगा नहीं का नतीजा ये था कि जिस तरीके से इन्होंने यूक्रेन को किया, यूक्रेन में ये मार खा गए, इनकी इकोनॉमी चली गई, तमाम हथियार एक्सपोज हो गए, अब इनके पास कोई दिखाने जैसी कोई चीज़ नहीं बची। उसको फिर खाड़ी में आके घेर लिया, और जो हमास ने हमले शुरू किए हैं, 101वां दिन हम आप बात कर रहे हैं, 101वें दिन में पहुंचने के बावजूद आज इज्जत बचाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि हमास, उनके लड़ाके ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं, हम लोग आपको सोशल मीडिया पर या AI का इस्तेमाल नहीं कर सकते, गूगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूट्यूब फेसबुक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये तमाम कंट्रोल में है। जहाँ गाज़ा का, इजराइल का, यहूदी का नाम आता है उसको वो ट्रैक करते हैं और उसकी रीच को कम कर देते हैं, और उसकी स्थिति को जो है कंट्रोल कर लेते हैं। दुनिया को अंधेरे में रखे हुए हैं, जबकि युद्ध बिल्कुल हार चुके हैं और अगले हारने के नज़दीक पहुंच चुके हैं। मगर दुनिया के मीडिया में अपने लोगों को, अपनी फौजों को, अपने लड़ाकों को किसी तरह आखिरी सांस तक बचाए रखने के लिए मीडियाबाजी चल रही है। स्थिति ये है कि जो इन्होंने अंदाजे लगाए थे कि 500 से 400 के बीच में बताया गया था कि सुरंगों का जाल हो सकता है, अब खुद उन्होंने अपने ही ज़बान से ये जाल का जो मैटर है, वो मेथड है, वो बदल दिया है। अब वो कहते हैं कि 700 से 800 किलोमीटर की लंबी जो है सुरंगें हो सकती हैं। यानी अब इजराइल के अपने अधिकारी और न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार ये लिख रहे हैं कि अगर इजराइल चाहता है कि ये जो हमास की सुरंगें हैं इनको ख़त्म किया जा सके, यहाँ कब्ज़ा किया जा सके, तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा का वक्त जो है इजराइल को लग सकता है। तो 1 साल से ज़्यादा का वक्त तो तब लग सकता है जब ये देख रहे हैं कि आप वो सिर्फ आप हवाई हमले कर सकते हैं। इजराइल की पोजीशन ये है कि अपने टैंकों को लेकर निकल चुका है, यहाँ पर मात्र 3 ब्रिगेड बची हैं, धीरे धीरे करके पैदल सेनाएं भाग रही हैं, और जो रुक रहे हैं उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। स्थिति सिर्फ सिविलियन बच्चों, औरतों को मारने के अलावा अमेरिका, इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। अगर हमास के साथ कुछ करता तो वो आपको टेलीविज़नों पर एक भी लड़ाका हमास का नज़र आता तो आपको दिखाई देता, और ये उसकी नुमाइश लगाते, उसका बाज़ार सजाते। और जबकि हिजबुल्लाह और हमास, अल-कसाम, होतीज़, ये सभी अपने वीडियोस जो हैं वो डाल रहे हैं, हम तक भी वीडियो पहुंच रहे हैं, मगर आम जनता तक नहीं पहुंचने देना है, क्योंकि एक उम्मीद बाकी है कि किसी तरह हो सकता है कि इजराइल अपनी तमाम कवायद के चलते हुए वो अमेरिका को उस स्थिति में ले आए कि मुस्लिम जगत पर अमेरिका परमाणु अटैक कर दे, जिसकी जद में हो सकता है यमन आए, हो सकता है ईरान आए, और फिर दुनिया में परमाणु वार छिड़ जाए। तो कुल मिलाकर ये एक कवायद इजराइल की तरफ से, जबकि उसके पास इज्जत बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगली दुनिया में इजराइल के नाम से जीने का कुछ बचा नहीं है। जितने मैंने आपको बताया था अपने कई प्रोग्राम के अंदर कि स्थिति ये थी दोस्तों, इन्होंने जो ट्रैक के लिए अपने जाल बिछाया था, वहाँ पर हमास के लिए जो जाल बिछा रखा था कि भाई हम उनकी बातें सुनेंगे, फ़लस्तीनियों की बातें सुनेंगे, और अपनी जो मोसाद और सिनबैट है वो काम करती रहेगी। स्थिति ये थी कि उन्होंने उसको ट्रैक कर लिया था, उनके निज़ाम को ट्रैक कर लिया था। ट्रैक करने के बाद स्थिति ये आई थी कि सूरत हाल ये बनी कि उन्होंने 1 साल से ज़्यादा वक्त से इनको कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद इन्हीं की तमाम बातें सुनते रहे। इनकी अपने एजेंटों से कन्वर्सेशन में जो कुछ ये करते थे, उसी निज़ाम को क्रैक करके ये लोग जो है स्थिति में वहाँ पहुँचे कि जो सूरत हाल रही है
कि भाई इनकी तमाम मोसाद की उन्होंने जासूसी की है, सिंबैट की उन्होंने जासूसी की है और जासूसी इन्हीं के इक्विपमेंट से की है, अपने इक्विपमेंट से उसको क्रैक किया है। यानी हमास ने तकनीक से लेके हर चीज़ में इसराइल को पछाड़ दिया है। अभी आप रशिया, चाइना जैसी और कोरिया जैसी ताकतों को तो भूल ही जाए कि अगर इस वक्त हमास का मुकाबला करने में असफल रहा है, अमेरिका के हथियार लेकर, जर्मनी फ्रांस के हथियार लेकर और ख़ुद की तकनीक लेकर, इंटरनेट, हैकिंग, पैकिंग सब कुछ क्रैक हो चुका है। अगर ये सब कुछ क्रैक हो चुका है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तकनीक और सुरक्षित देश माना जाने वाला इजराइल, जो एक मीडिया में ड्रामा क्रिएट किया गया था, वो हवा फट चुकी है। अब आखिरी चरण में थर्ड वर्ल्ड वॉर पहुंच चुका है। आखिरी चरणों में थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे, क्या अब क्या संभावनाएं बन रही है? यानी जो प्लान किया था रशिया ने कि पहले हमास ने अटैक किया, उसके बाद धीरे धीरे इजराइल हिजबुल्लाह फील्ड में आया, हिजबुल्लाह के बाद जो है वो फिर हौतीज़ फील्ड में लाए गए, अब उसके बाद ईरान जो है एंटर कर गया है। नॉर्थ कोरिया ने अपने यहाँ एक कानूनी बदलाव कर लिया है और उस कानूनी बदलाव में ये तय किया जा रहा है कि सबसे बड़ा एनिमी हमारा साउथ कोरिया है और हम उस पर हमला पहले कर सकते हैं। ये कानून बदलने का मतलब ये है कि अगर अमेरिका यहाँ से अपने जहाज़ लेकर नहीं भागता, इजराइल घुटने टेक कर माफ़ी नहीं मांगता, तो सूरत हाल ये है कि अगला खाड़ा सज चुका है जो साउथ चाइना सी होगा। साउथ कोरिया से शुरू होगा हमला और उसके बाद जो साउथ चाइना सी में जो भी अड्डे जमा रखे हैं अमेरिका ने, सब डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। और नॉर्थ कोरिया के पास वो ताकत है कि वो मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर तमाम अमेरिकी बेड़ों को डुबा दिया जाएगा। ये हकीकत है। मीडिया क्या बकवास कर रहा है कोई मायने नहीं, फिजूल के लोग हैं, फिजूल के लोग हैं। आप देख रहे हैं जिसे ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बता रहे थे, 101वें दिन आप और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। 101वां दिन है। आधे लोग मानसिक रोग पर बीमार हो चुके हैं। इजराइल के फौजी डर के मारे दहशत में भागे फिर रहे हैं कि किसी तरह उनको ना आगे भेजा जाए। और उन पर कहाँ से अटैक होता है, कैसे अटैक होता है, कैसे उनके टैंक तोड़े जाते हैं, कैसे उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, मीडिया भले ही न दिखाए। सच्चाई ये है कि हौसले पस्त हो चुके हैं और नेतन्याहू ये जानता है कि इस वार को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। उसके अलावा जो बिहाइंड द अमेरिका गवर्नमेंट दुनिया को आग में झोंकने वाले लोग होते हैं, वो एक अपना पूरा षड्यंत्र तैयार कर चुके हैं। और ये बात हार जीत का समझ लीजिएगा कि फैसला हो चुका है। और हार जीत का फैसला ये है कि वो लोग जो दुनिया को युद्ध में झोंक कर हथियार भेजते थे, अब वो जानते हैं कि व्यापारिक दुनिया में या नई इंडस्ट्री और नई दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ अगर उन्हें सर्वाइव करना है और ज़िंदा रहना है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग जो है अब चाइना के साथ, रशिया के साथ, एशिया के देशों के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर वो जो है फिर से मुनाफा कमाए। वो एंट्री करेंगे, यकीनी तौर पर वो ख़त्म होने वाले नहीं है। मगर एक जो सबसे बड़ा ख़तरा हो चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। ख़तरा ये हो चुका है दोस्तों कि सूरत हाल बैंक करप्शन की तरफ बढ़ चुका है पूरा यूरोप। उनके पास आर्थिक स्थिति, आर्थिक निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा तक मुझे नहीं लगता कि वो सस्टेन कर पाएंगे और बहुत बड़ी एक तरह से बवाल आर्थिक क्षेत्र में आने वाली है यूरोप में। इधर लाल सागर को रोक लिया गया है, हौतीस आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका के जहाज़ों को डुबो रहे हैं और इधर से ईरान हमले कर रहा है और धीरे धीरे लीबिया की तरफ से कुछ एलिमेंट सामने आने वाले हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा स्टेशन है अमेरिका का पूरी एशिया में जो सबसे ख़तरनाक है। ये जो पाकिस्तान नाम का जो एक देश है, इसीलिए यहाँ पर जिस तरीके से मोसाद सीरिया में रह के, इराक में रह के और तमाम इलाकों में रह के जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही थी, पाकिस्तान के अंदर भी जो षड्यंत्र रचे जाते हैं वो मुस्लिम देशों के ख़िलाफ़ ही रचे जाते हैं और ईरान के ख़िलाफ़ भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे। इसीलिए बड़ी सूचनाओं के आधार पर इनको डिसमेंटल कर दिया गया है और इससे आगे पाकिस्तान बढ़ेगा तो शायद उसे अपनी औकात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, यहाँ ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, नॉर्थ कोरिया भी है और बाकी की वो दुनिया भी है जो एंटर करेगी। इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दावोस में जिस तरह से बिजनेस समिट चल रहा है, उस समिट में सऊदी अरब ने ये कहा है
विदेश मंत्री ने कि हम इजराइल को मान्यता दे सकते हैं, मगर उसके लिए 2 स्टेट यानी फ़लस्तीन को एक आज़ाद फ़लस्तीन देश बनाकर, 2 देश बनाकर आप जो है फैसला करिए तो हम मान्यता दे देंगे। इस पर अगला प्रोग्राम हम ज़रूर करेंगे, डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। यहाँ कतर की तरफ से भी, कतर के पीएम की तरफ से भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है दावोस में कि भाई गाज़ा में कुछ बचा नहीं है, गाज़ा ख़त्म हो चुका है, अब उस पर कोई ना कोई अमन का फैसला होना चाहिए। मगर ये एक बात है कि जब भी युद्ध चलते हैं, जब भी वार चलती है तो शांति की बातें चलती हैं, राउंड द टेबल बैठा जाता है, बार्गेनिंग चलती है। ये पहला मौका है कि हमास के लिए यानी हिजबुल्लाह या माफ़ कीजिएगा गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए लोग फैसले की टेबल पर नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि एक तरफ हमास और हिजबुल्लाह और जो नॉन स्टेट एलिमेंट हैं वो अमेरिका, इजराइल और पूरे पश्चिमी जगत को छका रहे हैं, उनमें घुस भर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। मगर फिर उसके बावजूद अमेरिका, इजराइल जैसे देश फैसले की, अमन की बात नहीं करते। वो कहते हैं हम मिटा देंगे, जबकि वो खुद मिट रहे हैं, मिटने वाले हैं, मिट जाएंगे। ये मैं किसी जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, किसी गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल वाज़े तौर पर ये नकली लोग हैं, इनके हथियार नकली हैं, इनकी जो मीडिया इनकी तरफ खड़ा होता है वो निहायत नकली है और बुद्धिहीन है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। तुम किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं किसी का कुछ उखाड़ने की, औकात तो तुम अब देखना दुनिया में जो होने जा रहा है, तुम्हारी अपनी रूहें कांपेगी। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में हम इतना ही करते हैं। शुरुआत करता हूं कि कोई प्रोग्राम का सिलसिला टूटे नहीं, बड़ी मुसीबतों में हूं, इधर उधर लोगों ने उलझा रखा है, बड़े शरीफ हैं दुनिया में लोग बाग, उनकी तारीफ़ क्या करूं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।